नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तराना स्थित प्राचीन तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां सीएम ने प्रदेश की जनता के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। मोहन यादव ने देव दर्शन के बाद कार्यक्रमों में साधु संतों का सम्मान किया और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विश्व में सनातन ही एकमात्र धर्म है जो प्रकृति को समाहित करता है। उन्होंने कहा कि सनातन को समझने के लिए साधु और संतों के जीवन और उनके अनुभव को भी समझना जरूरी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भिंड में 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि की इंडस्ट्रीज का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इससे किसानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और 15,000 से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि ये इंडस्ट्री मध्य प्रदेश को समृद्ध करेगी और रोजगार के कई अवसर पैदा करेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता आज भिंड के अंदर यहाँ 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि की ये बड़ी इंडस्ट्री का आज भूमि पूजन हुआ। एलिक्सियर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भविष्य के अंदर यहाँ यूकेलिप्टिस और बांस की खेती को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। बीएड के जंगल में अब रोजगार के अवसर किसानों को भी मिलेंगे। 15,000 से ज्यादा किसान इस इंडस्ट्री से लाभान्वित होंगे। आपको याद होगा कि हमने पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना इस पूरे जिले के अंदर पानी की राशि उपलब्ध करा करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन आज जब मैं यहाँ भूमि पूजन कर रहा हूँ, ऐसे में ग्वालियर के रेडीमेड गारमेंट्स की 7 इंडस्ट्रियां अलग अलग, अरोड़ा इंटरप्राइजेस, कटारिया इंटरनेशनल, कुमुद गारमेंट्स, मयूर सेल्स, नाइस स्पोर्ट्स, ओम इंटरप्राइजेस और सन्मति इंटरप्राइजेस, ये 7 इंडस्ट्रियों का एक साथ यहीं के उनके साथ भी उनका भी भूमि पूजन हुआ है। इसके अलावा मुरैना की 11 अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रियां, चंद्रश्री फूड प्राइवेट लिमिटेड, परिणामित्र इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड, अथर्व मैक्स भारत प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धि विनायक पॉलीपैक प्राइवेट लिमिटेड, सत्य मार्केटिंग, हर्षा इंटरप्राइजेस, जैनिथ इंटरप्राइजेस, प्रज्वल शर्मा जी की अपनी इंडस्ट्री, अन्या इंटरप्राइजेस, कोशकुरा प्राइवेट लिमिटेड, अंबिका फूड प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे कई सारी इंडस्ट्रियों का भी मैंने यहीं से भूमि पूजन किया है और उम्मीद करेंगे इंडस्ट्रियां बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी और कई प्रकार से रोजगार के अवसर देते हुए मध्य प्रदेश को समृद्ध करेगी। उद्योगपतियों के लिए, रोजगार परक इंडस्ट्रियों के लिए लगातार हमारा अभियान चल रहा है और ये वर्ष हमने उद्योग और रोजगार वर्ष के अवसर पर मनाया है। इसलिए पूरे साल ऐसी सौगातें भी मिलती जाएगी और नई नई प्रकार की इंडस्ट्रियों से हमारे हर एक औद्योगिक क्षेत्र में नई प्रकार से उद्योग रचना खड़ी होगी। मेरी अपनी ओर से सारे बंधुओं को बधाई। उप मुख्यमंत्री अरुण साह ने कहा कि बीजेपी की एक बड़ी बैठक आज प्रदेश कार्यालय में होने वाली है। निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद ये पहली बैठक है। 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा प्रस्तावित है, उसे लेकर भी चर्चा की जाएगी। अन्य संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा इस बैठक में होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक आज प्रदेश कार्यालय में होने वाली है। निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद ये पहली बैठक है, तो निश्चित रूप से चुनाव के परिणाम को लेकर चर्चा होगी। आने वाले समय में 30 मार्च को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का दौरा प्रस्तावित है, उससे भी लेकर चर्चा होगी और अन्य जो संगठनात्मक विषय है उन सारे विषयों पर चर्चा इस बैठक में होगी। कल एक बड़ी सफलता सर मिली है नक्सल मोर्चे पर, 30 नक्सली मारे। निश्चित रूप से अभी तक जिस प्रकार से अबूझमाड़ एक बड़ा कठिन क्षेत्र था जहां पर हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने ऑपरेशन किया, और अब उससे भी कठिन और दुर्गम क्षेत्र जो बैलाडीला की पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर योजना बनाकर 30 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। ये निश्चित रूप से जो प्रतिबद्धता है देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की, उस प्रतिबद्धता को
पूरी बहादुरी और वीरता के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सफलता है। और वह भी बैलाडीला की दुर्गम पहाड़ियों में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में जो सफलता मिली है, मैं सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बीजापुर गंगालूर क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी था, जिसमें सुबह से ही फायरिंग चल रही थी। हमारे एक जवान इस ऑपरेशन में शहीद हुए हैं। जवानों की भुजाओं की ताकत पर बीजापुर में पूर्ण शांति की स्थापना होगी। बीजापुर और कांकेर में सर मुठभेड़ में बीजापुर गंगालूर क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी था, जिसमें आज सुबह से ही फायरिंग चल रही थी और 18 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं और राजू कोयामी नामक हमारे एक जवान उसमें शहीद हुए हैं। जवानों की भुजाओं की ताकत पर बीजापुर में पूर्ण शांति की स्थापना होगी। तो जिस क्षेत्र में जहां पर यह हुआ है अभी ऑपरेशन, वो बहुत धुर नक्सल क्षेत्र माना जाता था। ऐसे ही नारायणपुर और कांकेर के मध्य क्षेत्र में एक और नक्सल ऑपरेशन में 4 नक्सलियों की ओर आज बॉडी आज भी मिली है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे अभियान पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि 25 वर्षों से बंद बीजापुर पामेड़ मार्ग फिर से शुरू कर दिया गया है और नेटवर्क के लिए टावर लगा दिए गए हैं। बस्तर में परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, जहां लंबे समय से बंद साप्ताहिक बाजार फिर से खुल गए और बस सेवाएं भी शुरू की गई है। उप मुख्यमंत्री ने नक्सल विरोधी अभियानों के सकारात्मक असर पर भी बात की। और बस्तर में भविष्य को लेकर कई सारे आप बसेस शुरू हो रही हैं, कई सारे काम सरकार कर रही है, उसको लेकर आपने ब्रीफ किया, उसके बारे में। विशेष रूप से बीजापुर से पामेड़ जाने के लिए पहले तेलंगाना से घूमकर जाना होता था, अब वो 240 किलोमीटर पड़ता था, अब 90 किलोमीटर में ये दूरी लोग तय कर रहे हैं। ये 25 सालों से बंद रास्ता था जो अभी शुरू हुआ है। नारायणपुर का गारपा है, जहां पर 25 वर्षों से बंद वो बाजार प्रारंभ हुआ है और ऐसे बहुत सारे स्थान है। 577 मोबाइल के टावर लगाए गए हैं और नेटवर्क वहां फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। आधार कार्ड बन रहे हैं लोगों के। बहुत बड़ा परिवर्तन बस्तर में लगातार दिख रहा है। बाजार का भी जिक्र किया। जिस साप्ताहिक बाजार शुरू हुए हैं, बहुत लंबे समय से बंद साप्ताहिक बाजार शुरू हुए हैं, प्रशासन की तरफ से वहां पर बसेस चलाई जा रही हैं और लोग निजी बस भी वहां पर अब चलवा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी योजना लाई, जिसमें अगर उसमें गैप फिल करना है उनको, अगर वो प्रॉफिटेबल भी नहीं हो रहा है तो उनको कुछ फिलिंग करके उनको प्रॉफिट दिया जाएगा। यह भी वहां पर किया जाएगा। मोबाइल टावर के संदर्भ में भी मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना ला करके और जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होगी वहां पर इसको प्रोवाइड किया जाएगा। ये बहुत बड़े काम बस्तर में हो रहे हैं। निर्माण कार्यों के संदर्भ में तो पहले ही पूरी जानकारी दिया जा चुका है। बलिदान योजना और इलियत पंचायत का आपने जिक्र किया। वीर बलिदानी योजना के अंतर्गत ऐसे लोग जो बस्तर स्थानीय लोग हैं और जो शहीद हुए हैं, उनके गांव में उनकी मूर्ति की स्थापना की बड़ी पुरानी मांग थी और उसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान पिछले सत्र में ही कर दिया गया था पंचायत विभाग के समग्र योजना के अंतर्गत। और इस बार फिर से जो भी आवश्यकता होगी करके पूरे लोगों की मूर्तियों की स्थापना 1-1.5 साल के अंतर्गत करवाने का लक्ष्य है। साथ ही साथ इलवद पंचायत नामक एक अभियान हम लोग कर रहे हैं। इलवद का अर्थ है मुक्त पंचायत। तो ऐसे जिसमें पंचायतों ने ये कहा है कि हमारे क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो गांव हैं, उन गांवों में जितने भी लोग नक्सलवाद आदि से जुड़े हुए हैं उनको सरेंडर करवाएंगे और अपने पंचायत को में ये प्रस्ताव करेंगे कि ये माओवाद मुक्त हुआ। अगर पंचायतें ऐसा करती हैं तो सरकार का उनको तुरंत ही ये वादा है कि 1 करोड़ का निर्माण कार्य उनके लिए स्वीकृत किया जाएगा। उनके गांव में मोबाइल का नेटवर्क पहुंचाया जाएगा और जो रेगुलर विद्युत है, तार वाला विद्युत, वो उनको पहुंचाया जाएगा। जब तक वो नहीं होता है तब तक क्रेडा के विद्युत लगाए जाएंगे। ये वादे उनसे हैं। सर, आपने ये भी जिक्र किया टीसीओसी को लेकर कल जो बैठक रखी गई थी नक्सलियों, जिसपे जवानों ने किया है कि ऐसा भ्रम नक्सलियों के मन में है कि ऐसा कोई कालखंड होता है जिसमें वो प्रभावी हो जाते हैं। अब जवानों ने सारे भ्रम तोड़ दिए हैं भाई। जवानों की भुजाओं की ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता है। उन्होंने अपने सामर्थ्य के आधार पर, अपनी ताकत के आधार पर सब कुछ बदलकर, परिदृश्य बदलकर रख दिया है। अब कुछ नहीं, सारे मौसम अब जवानों के हैं।
मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने जीतू पटवारी के तुष्टीकरण वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हिंदू धर्म और साधु संतों का अपमान कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। सारंग ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सामंजस्य से काम करती है। करके बीजेपी जीत तो सकती है, सरकार बना सकती है, लेकिन देश नंबर 1 नहीं आ सकता, वो देश में नंबर 1 नहीं आ सकता। देखिए, इटली की संस्कृति में पलने वाले बढ़ने वाले हिंदू धर्मावलंबियों का, हिंदू साधु संतों का और सनातन का अपमान करने वाले कांग्रेस के नेता इसके अलावा और क्या बोलेंगे? क्योंकि जीतू पटवारी जी हो या कोई नेता हो, 10 जनपद पर उनकी राजनीति जब ही चलेगी जब वो हिंदू विरोधी बातें करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी सामंजस्य से काम करती है। हम धर्म को धर्म से या जाति को जाति से नहीं लड़ाते। ये कांग्रेस का इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी समरसता के साथ काम करना चाहती है, पर कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है, चरमपंथियों को और कट्टरपंथियों को आगे बढ़ाती है। जीतू पटवारी जी बताए ना, उनकी ही तो जबलपुर की नेता हैं जिन्होंने परशुराम जी को औरंगजेब के साथ तुलना की थी। उन्हें पार्टी से निकाला गया। क्या आप बहुसंख्यक समाज का अपमान करोगे? आप हिंदू धर्मावलंबियों का अपमान करोगे? हमारे संतों का अपमान करोगे? और यदि हम उस विषय में बोलेंगे तो आप बोलोगे हम हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। इस देश में लगातार कांग्रेस ने आज़ादी के बाद देश में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाया है और बहुसंख्यक समाज का अपमान किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन था। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने कानून व्यवस्था का मामला उठाया। वहीं सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने प्रश्नोत्तर काल के दौरान अपने और बेटे पर दर्ज केस को लेकर कहा कि उसका चुनाव लड़ना अपराध हो गया है। थाना चोरहटा में उनके और उनके बेटे विभूति नारायण मिश्रा के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। ये सुनकर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भावुक हो गए। उच्च स्तरीय जांच के साथ टीआई को सस्पेंड करने की बात कही। आपको बता दें कि विधायक अभय मिश्रा के सवाल के जवाब के दौरान मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल उस समय रो पड़े जब ये कहा गया कि विधायक और उसका परिवार सुरक्षित नहीं है। ऐसे मामले में सरकार को फैसला लेना चाहिए। मंत्री पटेल के बेटे के साथ भी पिछले साल इसी तरह की घटना हो चुकी है। उसे याद करके वे रो पड़े और कहा कि उनके बेटे के खिलाफ भी थाने में केस दर्ज है। उस विषय पर जो कांग्रेस के सदस्य ने विषय उठाया है, तो माननीय मंत्री जी ने व्यवस्था दी। न केवल व्यवस्था दी, उस जिसको दोषी माना गया है या जिसको लगता है कि संलिप्तता है ऐसे टीआई के खिलाफ भी उन्होंने उन्हें यहाँ से हटाने की और निलंबन की कार्रवाई की है। मैं मानता हूँ कि सरकार सजगता के साथ काम कर रही है। ऐसा कोई विषय आता है। और रही बात मंत्री जी की, तो मंत्री जी हमारे खुद स्वयं में एक भावुक है और हर एक व्यक्ति को भावुक होना क्या लगता है जी, संवेदनशील मामला है। और मैं पहले कहना चाहूँगा कि अभय मिश्रा जी सदन के वरिष्ठ विधायक हैं। जिस प्रकार से उनके और उनके परिवार के साथ भी गलत केस दर्ज किया गया, और उसी संदर्भ में जब आज माननीय मंत्री पटेल साहब ने जब उत्तर दिया, तो ऐसा संयोग रहा कि कुछ महीने पहले उनके बेटे के साथ भी ऐसा हादसा हुआ था पुलिस के माध्यम से, और वो काफ़ी भावुक भी हुए। लेकिन इन दोनों मुद्दों को लेकर जब पूरे विधायकगण आज सदन के अंदर एक होकर सबने आवाज़ उठाई कि कहीं ना कहीं पुलिस का रवैया उचित नहीं है, सही नहीं है, तो फिर माननीय मंत्री जी ने उस पर कदम भी ठोस उठाया और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड किया। लेकिन बात एक पुलिस अफसर के निलंबन की नहीं है। बात है कि आज हमारे खाकी वर्दी का पूरे प्रदेश और देश में बहुत बड़ा सम्मान है, और हमें दुख होता है जब मऊगंज जैसे हादसे होते हैं। हमें दुख होता है कि आज कल में जो दमोह में हादसा हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है भाजपा के राज। ऐसा लिख दिया कि इस कंपनी में अभय मिश्रा और उनके बेटे विभूति नारायण मिश्रा डायरेक्टर, इसके पेटी कॉन्ट्रैक्टर, उनका पैसा लगा है। जांच हुई, कोई दूर दूर तक कोई लेने देना नहीं मिला। उसी अधिकारी ने जिसने ये प्रकरण दर्ज किया, अवनीश पांडे ने, ये वही अधिकारी है जिसने अभी हत्या करवाई है 3 महीना पहले केवट परिवार में।
जिसकी वजह से जिसको सदन में बचाया गया था। और ये करीबन 6 साल से वही सेमरिया में चौराटा सेमरिया माननीय मंत्री जी के संरक्षण में, हमारे उप मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में उनका पाला हुआ शिष्य, और उनकी आंखों के इशारे पर कोई भी विरोधी हो तो उसको फंसाने का काम करता था। और इस तरह से कोई एक प्रकरण नहीं, उसके ऊपर 60-70 फर्जी मामले बनाने के प्रकरण, फर्जी केस बनाने का वो एक्सपर्ट थे। आज हमने जब ये बात रखी तो उत्तर में ये आया कि हाँ, इसने समापन तो इसने किया है, खात्मा तो इसने किया है, लेकिन प्रकरण पंजीबद्ध करने वाला एक हवलदार का नाम लिख दिया। मैंने FIR निकाल के उसने पटल में रख दी, ये ले लो FIR, इसमें अवनीश पांडे का दस्तखत। अब कोई जवाब नहीं था। अब FIR करने वाला भी वही था, काटने वाला भी वही था। तो ऐसा आदमी जो उस क्षेत्र के ही विधायक और उसके बच्चों तक को टारगेट करे तो हम दूसरों की क्या रक्षा कर पाएंगे? दूसरों को हम फर्जी मुकदमों से कैसे बचा पाएंगे? हाँ, अब आप देखिए, आज माननीय मंत्री महोदय आज जवाब दे रहे थे। पहले वो कितना रोए आपने देखा है? आपको पता है क्यों रोए? उनके बच्चे, वो उनके मंत्री रहते हुए उनके बच्चे के साथ अभी 2 महीना पहले यही हुआ। आप ये क्या कहेंगे इसको, बेलगाम। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने भोपाल के कोटरा स्थित गंगानगर में PM आवास योजना में निर्माण काम पूरा न होने के मुद्दे पर नगर विकास और आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि ये काम 6 साल देरी से चल रहा है, बार बार इसकी समय सीमा बढ़ती जा रही है, आवास का निर्माण काम पूरा नहीं हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग परियोजना में देरी के कारण किराए पे रहने को मजबूर हैं, उन्हें आवास के लिए राशि दी जानी चाहिए। एक बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार कहा कि ये विडंबना है कि इतने साल बीत गए, देश की आज़ादी को 75 वर्ष होने को आए, लेकिन आज भी सम्मानजनक छत लोगों के पास नहीं है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उन मध्यम वर्गीय लोगों की चिंता करते हुए कि हम उनको कैसे सब्सिडी दे करके प्रेरित करें और वो अपना मकान बनाएं। इसी नाते से 2016 में घोषित 2017 से आरंभ हुई गंगानगर योजना, जिसमें 600 मकान बनने थे। 216 MIG हैं, 144 LIG हैं और 240 ये EWS है। ऐसे मकानों का निर्माण होना है मेरी विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन समयावधि बढ़ती गई, ठेकेदार बाहर होते गए, लेकिन गति वही है। लोगों ने पहले आओ पहले पाओ के नाते से राशि पूरी जमा कर दी। वो पूरी जमा राशि होने के बाद भी उनको आज तक आधिपत्य नहीं मिला है। इसको लेकर के आज मैंने सदन में चर्चा की है, माननीय अध्यक्ष जी का संरक्षण है, तो मैं उस पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि दिसंबर अंत तक इस योजना को पूर्ण कर लिया जाएगा। मैं मानता हूं कि एक जो मध्यम वर्गीय आय का व्यक्ति है, जो बैंक से लोन लेकर के और किराए के मकान में रह के उसकी एक आस होती है अपना मकान बने, लोन ले लिया, लोन की किस्त भी जा रही है और मकान भी नहीं मिल पा रहा, तो दोहरा उसके साथ एक प्रकार से ये कहना चाहिए कि उसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा। तो ये बात मैंने सदन में रखी है ध्यान आकर्षण के माध्यम से, और उस पर व्यवस्था दी है कि दिसंबर तक ये मकान निर्मित हो जाएंगे और जो भी जिन्होंने राशि पूरी जमा कर दी उनको आवंटित हो जाएगी। जनप्रतिनिधि सुनवाई नहीं हो रही है, FIR हो रही है, विधायक भी रो रहा है, सरकार भी रो रही है, इस तरीके का आरोप कांग्रेस की तरफ से। नहीं, जो भी विषय आया था उस विषय पर जो कांग्रेस के सदस्य ने विषय उठाया है, तो माननीय मंत्री जी ने व्यवस्था दी, न केवल व्यवस्था दी, उस जिसको दोषी माना गया है या जिसको लगता है कि संलिप्तता है ऐसे TI के खिलाफ भी उन्हें यहाँ से हटाने की और निलंबन की कार्रवाई की है। तो मैं मानता हूँ कि सरकार सजगता के साथ काम कर रही है, ऐसा कोई विषय आता है। और रही बात मंत्री जी की, तो मंत्री जी हमारे खुद स्वयं में एक भावुक है और हर एक व्यक्ति को भावुक होना चाहिए, इस नाते से उन्होंने व्यक्त।
बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में 26 नक्सलियों के 100 बरामद किए गए हैं। हमारे एक जवान राजू ओयाम की शहादत हुई है। पहले भी राजू ओयाम माओवादी संगठन से जुड़े थे। 2020 में उन्होंने माओवादी संगठन में बाहर आकर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद पिछले 5 सालों में वे कई सफल नक्सल अभियानों में शामिल रहे। कल उनकी शहादत हो गई। दिनांक 20 मार्च को जिला बीजापुर के पश्चिम बस्तर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में माओवादियों का टोटल 26 डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ में हमारा एक जवान राजू ओयाम, उन्होंने भी नक्सली से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया। पूर्व में माओवादी संगठन में उन्होंने कार्यरत थे। वर्ष 2020 में राजू ओयाम ने हिंसा त्याग कर माओवादी संगठन से बाहर आकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण किया। उसके पश्चात विगत 5-6 वर्षों से सुरक्षा बल के साथ उन्होंने अनेक जो सफल अभियान में शामिल रहा। अनफॉर्चुनेटली कल की मुठभेड़ में उनका शहादत हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा सुरक्षा बल सदस्य सबका मनोबल अभी भी मजबूत है और जो सभी हमारे जो शहीद जवानों का शहादत से प्रेरणा लेकर आने वाले समय में और समर्पित होकर और बेहतर कार्रवाई करेगा। सर, ऐसी कोई जानकारी है कि नक्सल मूवमेंट में कौन सा पोस्ट होल्ड करते थे? जिस इंद्रावती एरिया कमेटी में जो पूर्व में जैसा माओवादी संगठन के दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी एरिया में इंद्रावती एरिया कमेटी में जो उन्होंने जो बोर्ड का क्षेत्र में जो जन मिलिशिया और अन्य जो संगठन में उन्होंने वर्ष 2020 के पहले जो कार्यरत थे, उसके बाद फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर अभी सुरक्षा बल के साथ लगातार काम कर रहे थे। सर, रिसेंटली बीजापुर में बड़े सक्सेस मिले हैं नक्सल मूवमेंट पे, तो ही वाज पार्ट ऑफ एनी जैसा ये सभी लगातार विगत 2-3 वर्षों से जो हमको सफलता प्राप्त हो रही है, सभी सुरक्षा बल का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें आत्मसमर्पित होकर जो सरेंडर कैडेट जो सुरक्षा बल में शामिल हुआ या फ्रेश रिक्रूटेड जैसा डीआरजी हो, बस्तर फाइटर हो या सीएफ हो, एसटीएफ हो, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, कोबरा, सीआरपीएफ, ये सब समस्त सुरक्षा बल का इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और जैसा आत्मसमर्पित माओवादियों का इसमें काफी एक विशेष योगदान भी रहा, क्योंकि उनका इलाका का जानकारी है, टेरेन का काफी अच्छा जानकारी है और जो माओवादी के जो मोडस ऑपरेंडी उसके बारे में भी उनका बेहतर एक नॉलेज रहते हैं। इन सब का फायदा अभियानों में हमको प्राप्त हुआ। सर, उनके परिवार वाले क्या नक्सल विक्टिम हैं? उसके परिवार में भी जैसे कई समस्या को नक्सल जो गतिविधि कारण से जो सामने करना पड़ा, उनके परिवार में काफी प्रतिबंध भी माओवादी द्वारा की गए थे। उस क्षेत्र से उनका बाहर आने के लिए भी मना की गई थी। इस टाइप के काफी कठिन परिस्थिति को सामने करने के बावजूद भी जो राजू ओयाम द्वारा सुरक्षा बल के साथ मिलकर अनेक सफल अभियान में उनका साथ रहा और उनका मेन मकसद ये रहा इस क्षेत्र से नक्सल समस्या खत्म हो, ताकि इस क्षेत्र की जनता एक स्वतंत्र जीवन जी सकता और उनकी इच्छा अनुसार एक अपना जीवन यापन कर सकता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ में मारे गए 26 नक्सलियों में से 18 माओवादियों की पहचान हो गई है। मुठभेड़ में 14 महिला और 12 पुरुष माओवादी मारे गए, जिसमें डीबीसीएम रैंक के 8 लाख रुपए के इनामी सीको कड़ती मुठभेड़ में मारी गई। इसके अलावा 8 एरिया कमेटी पीपीसीएम लेवल के माओवादी और 9 माओवादी प्लाटून नंबर 13 के सदस्य हैं। साथ ही पुलिस ने AK-47 बीजीएल रॉकेट लॉन्चर सहित देसी हथियार मुठभेड़ स्थल से जवानों ने बरामद किए। जिला बीजापुर सुकमा एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र में थाना गंगलूर अंतर्गत एंड्री, तामोडी, हरा, ये 3 क्षेत्र के बीच का जो जंगली इलाका में माओवादी संगठन की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी प्लाटून नंबर 13, PLGA कंपनी नंबर 2 एवं अन्य जो फॉर्मेशन का माओवादी कैडर की उपस्थिति का सूचना के आधार पर जिला बीजापुर की DRG, बस्तर फाइटर, सुकमा DRG, STF, कोबरा 202, कोबरा 210 एवं CRPF का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना की गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 20 मार्च को प्रातः 7 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ लगातार सुबह से लेकर दोपहर शाम तक चलते रहा। इस मुठभेड़ में हमारा समस्त सुरक्षा बल सदस्य द्वारा काफी बहादुरी से एवं बेहतर रणनीति के साथ माओवादी लोकेशन को घेराबंदी करके आगे की कार्रवाई की गई थे। उसके परिणाम स्वरूप कुल 26 माओवादियों का डेड बॉडी कल की मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग में बरामद की गई थे। उनमें से 14 महिला माओवादी कैडर और 12 पुरुष माओवादी कैडर। इनका प्राथमिक शनाख्ती अब तक जो हुआ है, इसमें एक डिविजनल कमेटी लेवल का कैडर है जिसके ऊपर 8 लाख इनाम सीतो करती
जो पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी का DVCM रैंक का कैडर है, और उसके अलावा 8 एरिया कमेटी और PPCM लेवल का कैडर, जिनके ऊपर प्रत्येक को ऊपर 5-5 लाख का इनाम है। उसमें कोसी पुणे, वाघा, सुक्की पुणे, नंदा, इस प्रकार जो एरिया कमेटी और PPCM लेवल का कैडर है। और बाकी अन्य टोटल 9 प्लेटून नंबर 13 और पार्टी मेंबर का कैडर 26 में 18 का शिनाख्ती अभी तक हुआ है। शेष 8 माओवादियों कैडर का भी शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। उम्मीद है मतलब आज शाम तक उनका भी शिनाख्ती पूर्ण हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर के दर्रीपारा में खनिज रॉयल्टी जमा करने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दरअसल दर्रीपारा के रहने वाले आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा ठेकेदारी का काम किया जाता था, जिनके द्वारा खनिज विभाग में रॉयल्टी जमा करने के लिए 90,000 रुपए दिए गए थे, लेकिन काम नहीं होने पर सत्यम सिंह ने रुपए वापस करने के लिए घर बुलाया, जहां लेन देन की बात को लेकर मारपीट हो गई। इधर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। आदित्य प्रताप सिंह, सत्यम सिंह द्वारा मेरे को कॉल किया गया। मैंने उससे अपने काम के लिए 90,000 रुपये दिए थे रॉयल्टी के कागज़ के लिए। तो उसने कॉल करके मुझे घर बुलाया और बोला कि अपना पैसा ले जा। मैं उसके घर पहुंचा तो वो मेरे से गाली गलौज, धमकी देना, उसके बाद उसके मारा पिटाई शुरू कर दी। उसका बड़ा भाई आया, उसके पापा आए, मेरा चेन पकड़ा और मेरे को गला दबा के मारने की कोशिश की गई। उसके बाद मैंने अपने परिजनों को फ़ोन करके सूचित किया। मेरे परिजन मेरी सुरक्षा के लिए आए। उसके बाद उन्होंने बीच बचाव किया, लेकिन वो तब भी नहीं रुके और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। पथराव शुरू करने के बाद हम वहाँ से भागे। उसके बाद हमारी याचिका दर्ज भी नहीं की गई। हम कल यहाँ पहुँचे थे, हमारी याचिका इन्होंने दर्ज नहीं की। हमारा आवेदन इनके पास पड़ा हुआ है कल के डेट का, लेकिन इन्होंने नहीं ली। वो आज हमारे FIR दर्ज कर रहे हैं, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं थी। हमने ना किसी बुजुर्ग पे हाथ उठाया है, ना किसी बड़े पे बदतमीज़ी की है। चाहे आप उनसे पूछ सकते हैं, या उनके घर में भी नहीं घुसे हैं। जो हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं वो सरासर गलत हैं और इसका निष्पक्ष जांच होने के लिए। कल दोपहर में जो घटना हुई उसमें आदित्य ने मुझे बताया कि कल उसके रॉयल्टी मतलब पैसे लेने जाने थे सत्यम सिंह के पास। हम सत्यम सिंह के घर गए। सत्यम सिंह ने हमको बुलाया था घर के बाहर और उसने कहा था कि घर के बाहर आकर पैसा ले लो, और वो पहले से तैयार था अपने मित्रजन को एकत्रित करके। और वो हम खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NB न्यूज। नमस्कार।